तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिस्टर्बिंग हॉरर मांगा की जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रीपी और यूनिक है और इसका आर्ट इतना खतरनाक और डार्क है कि तुम्हें खुद डार्कनेस फील होगी और लास्ट में इसका सस्पेंस तुम्हें हिला कर रख देगा। तो आज हम कवर करेंगे हाइड आउट मांगा को और इसमें सिर्फ 9 चैप्टर ही हैं। एंड जब मैंने ये मांगा पढ़ी तो मुझे इसकी स्टोरी काफी सही लगी, लेकिन जो इसका आर्ट है ना वो कमाल का है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और डार्क है। और इसके पैनल्स डार्क इसलिए भी हैं क्योंकि जिस लोकेशन पर ये मांगा टेक प्लेस कर रही है वो काफी अंधेरे वाली जगह है, इसलिए तुम्हें पढ़ते हुए फील भी आता है जैसे तुम वहीं हो। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले मेरे डिस्कॉर्ड को जाकर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यारे हाइड आउट। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जंगल में एक किताब पड़ी हुई है और उसमें लिखा हुआ था, मेरा नाम है सेइची किरिशिमा और पेशे से मैं राइटर हूँ। ये शायद मेरी जिंदगी का आखिरी काम होगा, इसलिए मैं इसमें सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। हो सकता है कि एक दिन किसी को ये मैन्युस्क्रिप्ट मिले। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो खून में लथपथ था और बाहर एक आदमी उसे घूर रहा था और फिर वो बंदा उससे कहता है, प्लीज मुझे मत मारना, मैं अभी मरना नहीं चाहता। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सेइची किरिशिमा जो अपनी वाइफ मिकी के साथ एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए आया है और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि उनका रिलेशन अभी सही से चल नहीं रहा है। तभी किरिशिमा अपनी वाइफ से कहता है कि यहाँ पास ही एक वाटरफॉल है जहाँ हमें जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी कपल उस वाटरफॉल को देखता है उनकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। अब वो गाड़ी में वाटरफॉल के लिए जा रहे थे और रास्ते में बारिश भी हो रही थी और फिर रात भी हो जाती है जिसकी वजह से वो गुम जाते हैं और फिर उसकी बीवी उसे खूब सुनाती है कि तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, ये वो वगैरह। फिर वो एकदम से क्रीपी सा फेस बनाकर बोलता है, पता है मिकी, मुझे होटल स्टाफ के लोगों ने बताया था कि कई साल पहले ये आइलैंड एक बैटलफील्ड हुआ करता था, स्पेशली ये माउंटेन वाला एरिया जहाँ भी हम हैं। आज के टाइम पर तो इधर लोग रिजॉर्ट्स में ऐश करने के लिए आते हैं, लेकिन असल में ये आइलैंड हजारों सोल्जर्स के खून से भरा हुआ है। मिकी कहती है, मैं समझ गई, ये वाटरफॉल देखने का ये तो सिर्फ एक बहाना था, तुम्हें तो सिर्फ अपने नई नॉवल के लिए कोई आइडिया चाहिए था, इसलिए तुम यहाँ आए। मुझे लगा तुम्हें सच में एक नई शुरुआत करनी थी मेरे साथ। किरिशिमा कहता है, आई डिड एवरीथिंग आई कुड डू। मिकी कहती है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी एक घटिया नॉवल की वजह से हमारा बेटा मरा था। अब उसे बहुत तेज गुस्सा आता है लेकिन वो पी लेता है अपना गुस्सा। क्या करे, बीवी है ना, क्या ही कर लेता है। वैसे भी शायद इसीलिए लोग शादी करने से डरते हैं। फिर वो गाड़ी रोकता है और उसे झूठ कहता है, ये गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन फिक्र मत करो, यहाँ पीछे 1 किलोमीटर पहले मैंने एक घर देखा था, हम वहां जाकर मदद ले सकते हैं। अब वो डिग्गी में से अपने साथ एक रिंच निकाल के ले जाता है। अब काफी देर चलने के बाद मिकी उससे पूछती है, 1 किलोमीटर कब का हो गया, कहाँ है वो घर, तो फिर से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तभी किरिशिमा पीछे मुड़कर देखता है और उस पर रिंच से हमला करता है, लेकिन वो बच जाती है। वो कहता है, क्या कहा, मेरी गलती है, हमारा बेटा जून तुम्हारी वजह से मरा था। मिकी कहती है, तू पागल हो गया क्या। किरिशिमा कहता है, बस तू मेरी जिंदगी से एक बार चली जाए, मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आधे से ज्यादा इंडियन हस्बैंड्स ये बेचारे मन में ही कह पाते हैं। अब उसे धक्का देकर वहां से भागने लगती है। किरिशिमा कहता है, भूल गई क्या मैंने क्या बताया था, ये एरिया एक बैटलफील्ड था, इधर हजारों कंकाल पड़े हुए हैं, अगर मैं तुझे मार भी दूं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। अब उसका पीछा करते हुए किरिशिमा को एक गुफा दिखती है जिसमें वो फिर एंटर करता है और आगे उसे मिकी पड़ी मिलती है जिसकी टांग इंजर्ड हो गई थी। मिकी कहती है, डार्लिंग हम आराम से बात कर सकते हैं बैठकर, तुम्हें नई शुरुआत करनी थी ना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसे। लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और उसकी एक खींच कर रिंच मार कर उसका सर खोल देता है। फिर किरिशिमा कहता है, नाउ आई कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ। अब वो वहां से जा रहा होता है तभी उसे पीछे कोई बच्चा खड़ा दिखता है जिसकी शक्ल काफी डरावनी थी और वो मॉमी मॉमी कह रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस पर टॉर्च मारता है वो वहां से गायब हो जाता है। किरिशिमा को लग रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रहा है और फिर वो वहां से जाने लगता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ हमें किरिशिमा दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में था जब उसका बच्चा हुआ था। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ किरिशिमा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वो एकदम से गिर जाता है। वो देखता है तो वहां एक जूता पड़ा हुआ था। वो कहता है, ये मिकी का तो नहीं है। तभी पीछे से एक शख्स उस पर हमला करता है
दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वो बच्चा मिकी को रस्सी से बांधकर अंदर ले जा रहा था। अब इधर हम देखते हैं तो उस हमले से करिश्मा बच जाता है, लेकिन वो उस जंगली शख्स को देखकर हैरान हो जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी उसे जमीन पर एक स्टील का गेट मिलता है और वो बचने के लिए उसे खोलकर उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसलता है और वो सीधा जाकर नीचे गिर जाता है। अब यहीं से फिर से सीन शिफ्ट होता है उसके पास्ट में, जहाँ पर करिश्मा काफी परेशान था क्योंकि उसकी नॉवल को कोई भी पब्लिशर छाप नहीं रहा था और उस पर पैसों की तंगी चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बीवी गुची और शनेल की और शॉपिंग करे जा रही थी। क्या है कि उनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा था, क्योंकि करिश्मा इज अ वेरी फेमस ऑथर। अब वो इसीलिए अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता। वो सोचता है कि मैं इस परेशानी से अकेले निपट लूंगा। फिर हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ करिश्मा नीचे पड़ा हुआ था उस केव में और ऊपर से उस बूढ़े शख्स ने वो गेट बंद कर दिया था। अब वो देखता है कि वहां कई सारे कमरे थे और हर एक कमरे में एक कंकाल पड़ा हुआ था। तभी उसे एक कमरे से आवाज आती है। वो देखता है कि वहां एक लड़की थी जो चेन से बंधी हुई थी। वो कहती है यहाँ 8 लोग थे और वो सब मारे गए और अब तुम 9वें हो। और फिर वो उससे ये भी पूछती है कि वो लड़का कैसा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी पीछे से वही मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक करता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और एक कमरे में उसे नेकेड बांध कर बंद कर देता है। और साइड वाले कमरे में एक और इंसान था जो उस शख्स से भीख मांग रहा था कि अब वो और नहीं सह सकता, प्लीज मुझे मार दो। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां में दिखाया जाता है कि करिश्मा की हालत अब और बुरी हो चुकी थी, क्योंकि अब कोई भी एडिटर उसकी नॉवल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो इतना ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल ऑथर था कि छोटी पब्लिशिंग कंपनी तो उसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट काम ही नहीं दे रही थी, ये सोचकर कि आपका स्टेटस हमारी कंपनी से बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन उसकी बीवी दिन ब दिन उसका बैंक धड़ाधड़ खाली करे जा रही थी। अब उस पर और कोई चारा नहीं बचता। वो कंपनीज के पास जाकर झुक झुक कर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था उसे काम देने को। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और उसे कुछ दिनों तक अपने साइड वाले की चीखें सुनाई देती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन फिर एक दिन उसकी आवाज बंद हो जाती है और उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने उसे मार दिया है और उसने मुझे अभी तक इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि मैं उसका मील हूँ। वो मॉन्स्टर इंसानों को खाता है और फिर वो खौफ के मारे चिल्लाने लगता है कि मुझे ऐसे नहीं मरना, और वो बाहर से उसे घूर घूर कर देख रहा था। तभी कुछ देर बाद उसके कमरे का गेट खुलता है और जब वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो देखता है कि वहां उसकी बीवी मिकी खड़ी थी उसकी रेंच लेकर। तो स्टोरी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। फिर वो उसे कहता है मुझे बचाओ मिकी, और फिर वो उसे खींच कर रेंच मार कर उसका खून निकाल देती है। भाई तूने कुछ दिन पहले उसे जान से मारने की कोशिश की थी, वो तुझे क्यों ही बचाएगी? फिर मिकी कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। वो मॉन्स्टर तो तुम्हें दिख ही गया होगा जिसने तुम्हें यहाँ डाला है, वही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। और पता है मैं कैसे बच गई? बिकॉज आई एम लकी। किसी वजह से वो मॉन्स्टर लड़कियों को कुछ नहीं करता है और यहाँ तक कि उसने मेरे घाव तक ठीक करे। जल्दी ही मैं यहाँ से मौका देखकर निकल जाऊंगी और फिर तुम्हारे मरने के बाद सबको झूठ बोल दूंगी कि तुम एक एक्सीडेंट में मारे गए, और उसके बाद तुम्हारे लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से मैं मौज करूंगी। और फिर वो ये कहकर वहां से चली जाती है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है उसके पास्ट में, जहाँ उसकी बीवी शॉपिंग के लिए बाहर जा रही थी और जो करिश्मा था वो अपने कमरे में कान में लीड लगाकर अपनी नॉवल लिख रहा था। अब मिकी उसके दरवाजे पर कहकर जाती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, जून का ख्याल रखना और जो कपड़े सूखने के लिए डाले हैं वो भी उतार देना। लेकिन करिश्मा ने लीड लगा रखी थी इसलिए वो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। और फिर उसकी माँ के जाने के बाद जब थोड़ी देर में कपड़े सूख जाते हैं तो जून सोचता है उन्हें बालकनी से उतारने की। वो सीढ़ी लगाता है और कपड़े उतार ही रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और अंदर जब करिश्मा अपनी नॉवल खत्म करके उठता है और जब वो बाहर आता है तो वो नोटिस करता है कि बालकनी के पास चप्पल पड़ी हुई थी। अब वो वहां आकर देखता है तो नीचे जून की बॉडी खून में लथपथ डली हुई थी और वो मर चुका था। अब वहां बंधा हुआ अपनी यादों को याद करते हुए करिश्मा अपने आप को कोस रहा था कि मुझे कभी भी कोई लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए थी, बस एक छोटी सी फैमिली चाहिए थी। लेकिन ये छोटी सी विश भी पूरी नहीं हो पाई। तभी वो वहां देखता था तो वहां वो लड़का खड़ा हुआ था जो मॉमी कर रहा था। तभी उसे रियलाइज होता कि वो लड़की भी किसी बच्ची के बारे में पूछ रही थी, तो हो सकता है कि वो उसकी माँ हो। वो उसे कहता है अगर तुम मुझे रस्सियों से आजाद करोगे
तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। उसके बाद वो उसे की रस्सियां खोल कर उसे आजाद कर देते थे। फिर वो उसे कहता है कि मुझे कपड़े चाहिए। फिर वो उसे एक जगह ले जाता है जहाँ कई सारे लोगों के कपड़े डले हुए थे। वो समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर ने जिन जिन को भी खाया है ये उन लोगों के कपड़े हैं। अब वो कपड़े पहनता है और वहीं एक तलवार पड़ी हुई थी वो उसे भी उठा लेता है। फिर वो लड़का कहता है कि मेरे पापा ने कहा था कि वो औरत यहाँ से भाग जाएगी, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। किरिशिमा कहता है अगर वो औरत बाहर भाग सकती है इसका मतलब है उसे बाहर जाने का रास्ता पता है। फिर वो कहता है मेरे पास एक प्लान है, पहले तुम ऐसे करो, मुझे अपने पापा के पास ले चलो। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहाँ जून का फ्यूनरल बनाया जा रहा था और वहाँ सब जगह ये बात फैल गई थी कि किरिशिमा अपने काम में इतना बिजी था कि उसने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया और उसकी लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ। अब उसके बेटे की मौत के लिए सब उसको ब्लेम कर रहे थे। तभी मिकी का बाप आता है यानी कि उसका ससुर, और वो भी आकर उसे सुनाने लगता है कि ये तुम्हारी गलती थी। यहाँ तक कि बाद में जिस बीवी को उसका साथ देना चाहिए था वो भी उसे उसका जिम्मेदार ठहराती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा बेटा मरा है। वो कहता है लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ गया हुआ है। वो कहती है बस करो और कितना गिरोगे, अभी भी अपना गुनाह दूसरों पर ब्लेम करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ मिकी उस मॉन्स्टर के साथ उसके बिस्तर पे थी। वो उसे कहती है आराम से, मैं कहीं नहीं भागे जा रही, इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ बेबी करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी पीछे से करिश्मा आकर उस बड़ा मॉन्स्टर की छाती में तलवार घुसेड़ देता है और फिर वो मिकी को भी मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी वो पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और इसका फायदा उठाकर मिकी वहां से भाग जाती है। और एक बार इस बड़ाओ के मुंह के एक्सप्रेशन देखो, जैसे पता नहीं इसे क्या लग रहा था कि वो उसका जन्मों जन्मों तक साथ देगी। हाँ सोलमेट चुप बना के चली गई। और इसलिए मैं तुम्हें भी सावधान करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा भी ऐसे ही कट सकता है। एंड टेक वन एडवाइस, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एनीबॉडी। अब बुढ़ाऊ का दिल टूटा हुआ था, इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर करिश्मा उस पर एक और वार करके उसे ढेर कर देता है और मिकी को मारने के लिए भाग कर जाता है। तभी वो देखता है कि वो एक दूसरे रास्ते से वहां से भाग गई थी। अब वो उसका पीछा करता है, इतने पीछे से वो बच्चा उसे कहता है अपनी मम्मी को देखने के लिए, और तभी उसे उस मोमेंट पर उस बच्चे के अंदर जून दिख रहा था और फिर वो मशाल जलाकर ले जाता है उसकी माँ से उसे मिलवाने के लिए। और अब दूसरी तरफ उस बूढ़े मॉन्स्टर को हो गया था दिमाग खराब। नाउ ही इज लाइक अ दिल जला आशिक और अब वो उठाता है सीधे कट्टा। असल में वो पुराने जमाने की राइफल है जिसमें तलवार लगी हुई है और इससे हमें ये पता चल गया कि जो ये बूढ़ा है ये कोई काफी पुराना सोल्जर था जिसने इधर बैटलफील्ड में फाइट की थी और शायद किसी सर्कमस्टांसेस या बचने के लिए वो इस गुफा में आकर रहने लगा और तब से यही है। दूसरी तरफ मिकी को बाहर का रास्ता दिख गया था और वो खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है तभी पीछे से बूढ़ा आकर उसके सर के अंदर अपने राइफल की तलवार आर पार कर देता है। ले लिया भाई ने बदला। दूसरी तरफ किरिशिमा उस बच्चे के साथ उस अंडरग्राउंड केव तक पहुंच जाता है। तभी वहां ऊपर से वो बूढ़ा उस पर अटैक करता है और उसकी छाती में अपनी राइफल की तलवार घुसेड़ देता है। अपने डिफेंस में वो उसके मुंह पर मशाल मारकर उसे साइड कर देता है और बच्चे से कहता है तुम अंदर जाओ, तुम्हारी माँ अंदर ही है। और जब वो घबरा रहा होता है तो वो उससे कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। अब किरिशिमा उसे अपना बेटा ही मान रहा था और अब उसकी आंखें भी उस बूढ़े मॉन्स्टर जैसी हो गई थी। एंड देन फिर से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहां वो अपने ससुर के पास बैठा होता है और उनसे कहता है कि मिकी और मुझे अब डिवोर्स कर लेना चाहिए, इसी में हम दोनों की भलाई रहेगी। वैसे भी इस हादसे के बाद वो मुझे सिर्फ हेट ही करती है और मुझे वो कभी नहीं अपनाएगी। उसका ससुर कहता है मुझे तो लगा था कि तुम इससे नीचे तो नहीं गिर सकते, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, ठीक है दिया, लेकिन अपने बेटे को मारने के बाद अपनी बीवी को छोड़ने का तुम कितना एलिमनी दोगे इस डिवोर्स के केस में। उसे दिख जाता है कि ये साला तो बहुत हरामी है। इस वक्त भी वो उससे पैसे निकलवाना चाहता है। उसकी कुछ दिनों बाद दोबारा किरिशिमा फिर से अपने ससुर से मिलने आता है और कहता है मैं और मिकी एक ट्रिप के लिए एक आइलैंड पर रिजॉर्ट में जा रहे हैं। उसका ससुर कहता है क्यों, अब डिवोर्स नहीं चाहिए? फिर वो कहता है काश आप डिवोर्स के लिए आराम से मान जाते और अपना हरामीपन अपने अंदर ही रखते। और फिर वो खड़ा होकर चाकू निकालता है और उसके ससुर और उसकी बीवी की हालत खराब हो जाती है। वो उन दोनों को बुरी तरह मार देता है, यानी कि वो इधर आने से पहले ही वो सब कुछ प्लान करके आया था। अब वो ऐसा इसलिए भी कर रहा था क्योंकि वो उस पॉइंट तक पहुंच गया था। अब उससे और नहीं सहा जा रहा था
ये ब्लेम वगैरह। इसलिए अब जो भी उसे परेशान या ब्लेम कर रहा था वो उन सबको खत्म कर देता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग उसे मूव ऑन ही नहीं करने दे रहे थे। अब प्रेजेंट टाइम में वो उस बूढ़े के मुंह में अपनी मशाल घुसेड़ देता है और तभी वो बूढ़ा एक ग्रेनेड वहां फेंकता है और फिर वहां एक धमाका होता है, लेकिन उसमें करिश्मा बच कर निकल जाता है और वो बूढ़ा मारा जाता है। और फिर वो जाकर उस औरत और उस बच्चे से मिलता है और इस वक्त वो बहुत खतरनाक लग रहा था। वो कहता है फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे पापा ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। वो लड़की कहती है क्या बात कर रहे हो, तुमने उसे मार दिया? वो कहता है हाँ, आखिर मैं अपनी बीवी और बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस वक्त भाई वो पूरे जोन में चला गया था। वो उसे अपनी बीवी मान रहा था और उसे अपना बच्चा, क्योंकि वो इतना डेस्परेट था फैमिली पाने के लिए कि उसने एक अपनी नई फैमिली बना ली। वो लड़की कहती है चलो आखिरकार हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो कहता है बाहर? बाहर क्यों जाना है? There's nothing outside. Everything you need is here. I'm here. You are here. And most importantly, your son is here. जब तक हम फैमिली एक साथ हैं, हमें किस चीज की जरूरत? और इस वक्त करिश्मा को समझ आ रहा था उस बूढ़े मॉन्स्टर की फीलिंग्स, कि वो क्यों यहाँ रह रहा था। वो लड़की कहती है तुम भी उसी की तरह एक मॉन्स्टर ही निकले। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाती है और वो कहता है हर कोई मेरे अगेंस्ट ही क्यों बोलता है, और फिर वो उस पर अटैक करता है और यहीं उस मैन्युस्क्रिप्ट की स्टोरी खत्म हो जाती है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो ये हमने इतनी बड़ी स्टोरी पढ़ी ना करिश्मा की, ये 1989 में टेक प्लेस करती थी। अब हम 21 साल आगे टाइम में जाते हैं, 30 नवंबर 2010, जहाँ एक कपल उस जंगल में एक गाड़ी से आता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए फिर वो पैदल जाते हैं मदद के लिए। तभी उसका हस्बैंड उसे बता रहा था कि यहाँ अब कई साल पहले कुछ लोग गायब हो गए हैं। उसकी बीवी कहती है प्लीज यार मुझे डराओ मत। अब आगे चलते हुए रास्ते में उन्हें करिश्मा की गाड़ी मिलती है और आगे जाकर उन्हें उसकी वो किताब भी पढ़ी मिलती है जो हमें स्टोरी की शुरुआत में दिखाई थी, और उसमें करिश्मा की बातें भी लिखी हुई थी कि इस केव में इतने साल रहकर मैं लोनली फील कर रहा हूँ। अगर ये कोई मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहा है और अगर तुम्हें इस गुफा की एंट्रेंस मिले जो उन्हें आगे जाकर मिल ही जाती है, आई डोंट वांट टू बी अलोन एनीमोर। और फिर वो कपल अंदर भी चले जाते हैं और लास्ट में हमें करिश्मा दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर बन गया था, और इस वक्त वो उस बूढ़े मॉन्स्टर जैसा ही लग रहा था। और उस मैन्युस्क्रिप्ट की लास्ट पेज पर लिखा हुआ था आई एम सेइची किरिशिमा, यू आर माई फैमिली। एंड इसी के साथ ये मांगा खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये मांगा? What I really like in this manga कि उन्होंने जो वो मिक्स करा है ना आर्ट को, क्योंकि जब भी वो केव में होते हैं तो एकदम अंधेरे वाले पैनल से ड्रॉ हुए हैं, लेकिन बीच बीच में जब पास दिखाया जाता है तब एकदम से उजाला। तो मतलब एकदम पूरी मांगा में ब्लैक एंड व्हाइट वाली फीलिंग आ रही थी, और इसीलिए इसके पास्ट को भी धीमे धीमे टुकड़ों की तरह दिखाया जाता है ताकि तुम उसके कैरेक्टर की सिचुएशन और फीलिंग्स को समझ सको। सो कमेंट व्हाट डू यू लाइक इन दिस मांगा, एंड ये भी बताओ कि अगला किस मांगा को पकड़ूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो यार, 50 की करने हैं जल्दी से। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।